जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा की थी। मानव श्वसन तंत्र में हमारे जो गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, वो किस तरीके से होता है इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम श्वसन की क्रियाविधि। जो हमारा मानव श्वसन है दोस्तों, इस मानव श्वसन के जो क्रियाविधि है दोस्तों, उस क्रियाविधि को हमने दो पार्टों में विभक्त किया है। दोस्तों जो पहला पार्ट है वो है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है दोस्तों? वह श्वसन जो वातावरण और फेफड़ों के बीच में रहा है। वह श्वसन जो वातावरण और फेफड़ों के बीच में रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा बाह्य श्वसन है वो दोस्तों हमारा जो वातावरण है दोस्तों, वातावरण में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं, जैसे कि दोस्तों नाइट्रोजन है वायुमंडल में उपस्थित होती है 78%, ऑक्सीजन है 21% होती है, CO2 है 0.03% होती है, ऑर्गन है 0.93% होती है दोस्तों। तो किस तरीके से हमारे शरीर में हमारे जो बाह्य श्वसन है दोस्तों, वो वातावरण में उपस्थित जो गैसें हैं और दोस्तों जो हमारे लंग्स हैं उनके बीच में दोस्तों जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने दोस्तों बाह्य श्वसन में रखा है। बात क्लियर है कि जो वातावरण में उपस्थित जो गैसें हैं दोस्तों, उन गैसों के बीच में और जो हमारे लंग्स हैं फेफड़ों के बीच में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे हमने बाह्य श्वसन में रखा है। बाह्य श्वसन क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं अंतः श्वसन की। अंतः श्वसन होता क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा शरीर का निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर के होता है। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के होता है। तो दोस्तों हमारे कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, दोस्तों, उसे हमने अंतः श्वसन कहा गया है। उस प्रक्रिया को हमने अंतः श्वसन में रखा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन को भी दोस्तों हमने दो पार्टों में विभक्त किया है। बाह्य श्वसन के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बाह्य श्वसन को हमने दो पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है। बाह्य श्वसन का जो पहला पार्ट है दोस्तों, वह है ब्रीथिंग। दोस्तों ब्रीथिंग होता क्या है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अगर मैं देखो तो ब्रीथिंग का हिंदी अर्थ है वो थोड़ा अटपटा सा आ गया दोस्तों, तो उसे ध्यान में ना रखते हुए दोस्तों हम सिर्फ इतना बता दें कि जो ब्रीथिंग का अर्थ होता है दोस्तों वो है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रीथिंग को हिंदी में क्या कहते हैं तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों। मैं लिख देता हूं दोस्तों कि ब्रीथिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। ब्रीथिंग को कहते हैं दोस्तों श्वासोच्छ्वास। तो दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही होता है। बाह्य श्वसन का जो ब्रीथिंग है दोस्तों, इस ब्रीथिंग का अर्थ क्या होता है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना होता है। तो दोस्तों हम जो एक बार में सांस लेते हैं वो लेते हैं लगभग 500 ml। और इस 500 ml में कौन कौन सी गैसें शामिल होती है दोस्तों? तो हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई 78%, है कि नहीं है, ऑक्सीजन हो गई 21%, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए 0.03%, और जो ऑर्गन हो गए 0.93% हो गए दोस्तों, और बाकी के अदर गैसें। तो इन सारी गैसों का जो मिश्रण लेते हैं वो हम एक बार में जो श्वास लेते हैं 500 ml श्वास लेते हैं, और इस 500 ml श्वास में इन सारी गैसों का मिश्रण हम शरीर के अंदर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास कितना छोड़ते हैं? तो दोस्तों हम श्वास छोड़ते हैं 500 ml ही हम श्वास छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं? 500 ml ही हम श्वास छोड़ते हैं। इसमें दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है वो हमने 78% लिया था। 78% ही नाइट्रोजन छोड़ते हैं। दोस्तों जो हमने ऑक्सीजन लिया था हमने दोस्तों 21%, लेकिन छोड़ते कितना है? 17%। क्योंकि दोस्तों जो 17% है, जो बाकी का जो 4% है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि CO2 की जो उपस्थिति थी दोस्तों वो थी 0.03% जब हम श्वास लिया था। लेकिन दोस्तों जब हम छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन CO2 में चेंज हो जाती है और 0.03% से बढ़कर के 4% हो जाती है। ऑर्गन को हमने 0.93% लिया था, 0.93% ही छोड़ रहे हैं। बाकी की गैसों को भी जितना भी जो प्रतिशत है पॉइंटों में बचा हुआ है, जितने लेते हो उतनी ही मात्रा में छोड़ते हैं। तो बात आपको दो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। एक बार में हम 500 ml श्वास लेते हैं और 500 ml ही छोड़ते हैं। दोस्तों जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं उन सभी का मिश्रण लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम छोड़ते हैं जो 21% गैस होती है दोस्तों वो तो लेते हैं हम ऑक्सीजन, और जब त्यागते हैं दोस्तों वो 4% ऑक्सीजन से तो घट जाती है और CO2 में बदल जाती है, CO2 में बढ़ जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारी ब्रीथिंग पहला पार्ट।
बाह्य श्वसन में। उसके बाद में दोस्तों हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। किस तरीके से दोस्तों ऑक्सीजन का हमारे शरीर में परिवहन होता है और किस तरीके से CO2 का परिवहन होता है। अब बात आती, कल हमने जो पढ़ा था दोस्तों वो सिर्फ फेफड़े तक की बातें पढ़ी थी कि फेफड़ों तक गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम CO2 को हमारे फेफड़े लंग्स तक पहुंचाते हैं और किस तरीके से हम फेफड़ों से CO2 का त्याग बाहर तक करते हैं। अब बात आती है दोस्तों फेफड़ों से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं है दोस्तों, उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो दोस्तों हमारा जो ब्लड है, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सॉरी ब्लड में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इस हीमोग्लोबिन की सहायता से दोस्तों इस ऑक्सीजन को दोस्तों हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है हमारे शरीर कोशिकाओं तक, तो हीमोग्लोबिन करता है। बात क्लियर है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परिवहन कौन करता है, यानी कि हमारी जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है उसको हमारे फेफड़ों तक और फेफड़ों से बाहर, तो कहने का मतलब पहले फेफड़ों तक लेके आएंगे, तो फेफड़ों तक लाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है 70% तो बाइकार्बोनेट करता है। कौन करता है, 70% तो बाइकार्बोनेट करता है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है दोस्तों, वह हीमोग्लोबिन 23 से 25% करती है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से लेकर के फेफड़ों तक पहुंचाने में। और दोस्तों इस ब्लड का ही जो हमारा रक्त है दोस्तों, इस रक्त का ही एक पार्ट है प्लाज्मा। ये पूरे ब्लड का दोस्तों लगभग 55% होता है। हल्का पीला हुआ गाढ़ा होता है दोस्तों, और ये क्षारीय भी होता है। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वो 5 से 7% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। बात क्लियर है दोस्तों। तो बस यही है, बाह्य श्वसन की दो प्रक्रिया थी, सिंपल सिंपल। पहले हमने देखा कि जो बाह्य श्वसन है वो क्या है, तो बाह्य श्वसन था दोस्तों वातावरण और हमारे जो लंग्स है, फेफड़े है, उनके बीच में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे हमने बाह्य श्वसन कहा था। बाह्य श्वसन में दोस्तों हमने 2 स्टेप पढ़ी। पहले स्टेप पढ़ी थी दोस्तों, वो पढ़ी थी ब्रीथिंग में श्वास लेना और श्वास छोड़ना था। 500 ml श्वास लेते थे, 500 ml छोड़ते थे। वातावरण में जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती है उनका मिश्रण लेते थे। और दोस्तों जब हम छोड़ते थे वो ऑक्सीजन 21% लेती और 17% हमने वापस छोड़ी थी, क्योंकि दोस्तों जो 4% बची हुई थी वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाती थी। ये तो था दोस्तों ब्रीथिंग। उसके बाद में दोस्तों हमने जो सेकंड नंबर पे किया था वो किया था ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट दोस्तों परिवहन, इसमें हम ऑक्सीजन का परिवहन करवा रहे थे। ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से लेकर के हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य करता है दोस्तों, वो ब्लड में उपस्थित आरबीसी होती है। और आरबीसी दोस्तों, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन फेफड़ों से लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात क्लियर है। अब दोस्तों वापिस कोशिकाओं से फेफड़े तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है हमारे कोशिकाओं में, उसको लाने का कार्य कौन करता है, तो 70% तो करता है बाइकार्बोनेट। और आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन करती है 23 से 25%। और ब्लड का ही एक पार्ट है जो कि पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है दोस्तों, प्लाज्मा। हल्का पीला होता है, क्षारीय होता है, थोड़ा गाढ़ा भी होता है दोस्तों। ये 5 से 7% दोस्तों जो प्लाज्मा है 5 से 7% CO2 का परिवहन करवाता है। तो दोस्तों ये था बाह्य श्वसन। अब बात करते हैं दोस्तों अंत श्वसन की। तो अंत श्वसन क्या था कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के होता है। इन कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे हमने अंत्य श्वसन में रखा गया था। अंत्य श्वसन दोस्तों इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया होती है वो कोशिकाओं में होती है। बिल्कुल सही है। इस श्वसन में यह वह श्वसन जो कोशिकाओं के अंदर होता है, बिल्कुल सही है, ये बात मैंने आपको बता दी। और इसको भी दोस्तों हमने 2 पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है। अंत्य श्वसन को भी दोस्तों हमने कितने पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है, 2 पार्टों में कन्वर्ट किया हुआ है। पहला है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। पहला कौन सा है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है। और दोस्तों इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को दोस्तों ईएमपी चक्कर कहा जाता है। कौन सा चक्कर कहा जाता है दोस्तों, ईएमपी चक्कर कहा जाता है। ईएमपी का मतलब क्या है दोस्तों, 3 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था एम्बडेन, दूसरे का नाम था मेयरहोफ और तीसरे का नाम था पियर्सन। दोस्तों बी की जगह पर एम है, ध्यान रखना। तो ई का मतलब एम्बडेन हो गया, एम का मतलब मेयरहोफ हो गया, पी का मतलब पियर्सन हो गया। दोस्तों इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर है उस पर कार्य किया था, इसलिए दोस्तों इसे ईएमपी चक्कर भी कहा जाता है। दोस्तों यह प्रक्रिया है, मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला पार्ट पढ़ा था। और दोस्तों आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पहला पार्ट पढ़ो। उसमें मैंने बताया था कि श्वसन तंत्र होता है दोस्तों, वो 2 प्रकार का होता है।
एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनोक्सी श्वसन। दोस्तों अनोक्सी श्वसन में हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लेते श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें, और दोस्तों जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर है, ये एक प्रकार की अनोक्सी श्वसन प्रक्रिया है, इसमें हम ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लेते। दोस्तों यह जो प्रक्रिया संपन्न होती है ये कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उस द्रव में संपन्न होती है। बात फिक्स है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें होता है क्या है कि सेल के पास में ग्लूकोज उपस्थित होता है। अब ग्लूकोज का निर्माण किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। दोस्तों जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात धीरे धीरे दोस्तों हमारे भोजन का जो पाचन होता है, उसके बाद में दोस्तों हमारी जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के पास में पचा हुआ जो भोजन होता है दोस्तों वो ग्लूकोज के रूप में एकत्रित हो जाता है। जब दोस्तों हम ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो CO2 का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जिसे हम फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, प्लस में जल का निर्माण होता है। जल को हम दोस्तों जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं, प्लस में हमें एनर्जी का निर्माण होता है। और दोस्तों जो एनर्जी उत्पन्न होती है हमारे शरीर में ATP के रूप में होती है, ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। और दोस्तों ये भी बताया था कि जो श्वसन की जो लास्ट प्रक्रिया, लास्ट रिजल्ट है दोस्तों वो है हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न करना। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पर सेल की। तो सेल के पास किस तरीके से ग्लूकोज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ग्लूकोज से किस तरीके से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों, 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है यहाँ पर। और पायरुविक अम्ल में, एक पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन के अणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 कार्बन के अणु होते हैं। दोस्तों ग्लूकोज में आपको पता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज में दोस्तों कार्बन के 6 अणु उपस्थित होते हैं। और पायरुविक अम्ल में एक अणु में दोस्तों 3 कार्बन के अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल जो बनता है दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में बनने में दोस्तों हमारे शरीर में 4 ATP का निर्माण होता है। कितना दोस्तों? 4 ATP का निर्माण होता है। पूरी जो ग्लूकोज से दोस्तों पायरुविक अम्ल बनने में 4 ATP हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे यह प्रक्रिया बनने में दोस्तों 2 ATP तो हो जाती है खर्च। दोस्तों आप कहोगे कि ATP क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ATP के रूप में ही प्राप्त होती है। और ATP की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस दोस्तों ATP को हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होने में दोस्तों 2 ATP हमारे पास बची थी, क्योंकि जो इस प्रक्रिया में जो जितनी ATP का निर्माण हुआ था वो 4 ATP का निर्माण हुआ था, लेकिन उसमें से 2 ATP तो दोस्तों इसी प्रक्रिया में खर्च हो गई। हमारे पास सिर्फ 2 ATP बची। इस 2 ATP से दोस्तों हमारे शरीर में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई, जो कि दोस्तों पूरे श्वसन का लगभग 7% है। पूरे श्वसन का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 7% है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो ATP के रूप में होती है, और ATP की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। बात क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये था अंत्य श्वसन का पहला चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। यह एक अनोक्सी श्वसन प्रक्रिया थी, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लिया था दोस्तों हमने। और दोस्तों जो यह श्वसन जो प्रक्रिया संपन्न होती है दोस्तों वो होती है कोशिका द्रव में। इसमें हमने ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाया। पायरुविक अम्ल बनने में दोस्तों 4 ATP का निर्माण हुआ, जिसमें 2 ATP इस अभिक्रिया में खर्च हो गई। 2 ATP दोस्तों इस अभिक्रिया में खर्च होने के बाद में हमारे शरीर में जो बची हुई जो अभिक्रिया है 2 ATP, बची हुई जो 2 ATP है दोस्तों, उससे हमें हमारे शरीर को 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि पूरे श्वसन का 7% है। ये हमने बाह्य श्वसन के पहले पार्ट दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में पढ़ लिया। अब दोस्तों इस अंत्य श्वसन का पार्ट है। अब ग्लाइकोलाइसिस अंत्य श्वसन का पार्ट है। अब दोस्तों अंत्य श्वसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है क्रेब्स चक्कर। दोस्तों ये है क्रेब्स चक्कर। इस क्रेब्स चक्कर की जो खोज की थी दोस्तों हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे TCA चक्कर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? TCA चक्कर। TCA की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों इस प्रक्रिया में क्या होता है? 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस कारण से TCA चक्कर भी कहा जाता है। दोस्तों यह जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका का एक अंग है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। इसकी आकृति जूते के फीते के समान होती है, और जो यह प्रक्रिया होती है दोस्तों इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि मैंने आपको पहले आगे दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात क्लियर है?
अब देखिए दोस्तों आगे इसमें क्या होता है कि अनोक्सी श्वसन प्रक्रिया जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया थी दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस जो चक्कर था उसमें हमने पायरुविक अम्ल का निर्माण किया था। इस पायरुविक अम्ल को दोस्तों हमने 3 पार्टों में तोड़ लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल और एक ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, इसको हमने फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया और दोस्तों किसके द्वारा, कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाया। तो दोस्तों ध्यान रखना 70% तो बाइकार्बोनेट ने पहुंचाया था और जो आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन थी, इस हीमोग्लोबिन के द्वारा 25 से लगभग 25% दोस्तों जो CO2 का जो परिवहन किया था कोशिकाओं से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाने में वो हीमोग्लोबिन ने किया था और 5 से 7% है दोस्तों वो किया था प्लाज्मा ने। तो फेफड़ों से दोस्तों हमने CO2 को बाहर निकाल दिया और दोस्तों जो जल है हमारे शरीर में पायरुविक अम्ल से जिससे जल का निर्माण हुआ है, इस जल को दोस्तों हमने जैविक क्रियाओं में भाग ले लिया और दोस्तों बची हुई जो ऊर्जा प्राप्त है दोस्तों, वो ऊर्जा प्राप्त होती है इस अभिक्रिया में दोस्तों 36 ATP। कितनी होती है? 36 ATP। एटीपी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो दोस्तों फिर बताता हूँ, पायरुविक अम्ल दोस्तों हमने ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में कंप्लीट किया था पायरुविक अम्ल तक। अब पायरुविक अम्ल को हमने दोस्तों 3 पार्टों में तोड़ लिया, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है जल और एक है ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया। जो H2 है दोस्तों, जल है दोस्तों H2O, इस जल को हमने हमारी जो जैविक क्रिया है उन्होंने हमने काम ले लिया और जो ऊर्जा शरीर जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है दोस्तों, वो ऊर्जा का निर्माण हुआ 36 ATP। एटीपी होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हुई थी जो मैंने आपको बता दी अभी। यह एक ऑक्सीश्वसन है, बिल्कुल इसमें ऑक्सीजन का उपयोग लिया जाता है दोस्तों, इसलिए यह ऑक्सीश्वसन है। मैंने बताया कि जो श्वसन है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सीश्वसन है, एक अनॉक्सीश्वसन है। जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लिया जाता वो अनॉक्सीश्वसन कहलाता है और जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो ऑक्सीश्वसन कहलाता है। तो यह ऑक्सीश्वसन है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग लिया गया था। यह जो प्रक्रिया संपन्न हुई थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुई थी। तो हमारे शरीर का जो श्वसन की जो दोस्तों जो प्रक्रिया है उसका जो मेन मकसद है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना है। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर है, उस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर से हमारे शरीर में 2 ATP का निर्माण हुआ था। इस 2 ATP में लगभग 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी। उसके बाद में दोस्तों जो 36 ATP है, वो उस 36 ATP का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था क्रेब्स चक्कर में श्वसन विधि के द्वारा। अब दोस्तों टोटल कुल मिलाकर के 38 ATP का निर्माण हमारे शरीर में हुआ है, जिसमें दोस्तों 38 ATP को अगर मैं किलो कैलोरी में बदलो तो 686 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। और दोस्तों अगर मैं पूरी बात की जाए, अगर इसको किलो जूल में बदल देता हूँ, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, वो होता है 2880 किलो जूल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे श्वसन विधि के द्वारा, श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है। ये था बाह्य श्वसन और अंत श्वसन की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अब दोस्तों बचे हुए जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे दोस्तों। और उससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को आप छोड़ना मत। वो उसमें दोस्तों आपको एग्जाम में उस क्लास से, अगली क्लास से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चले आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।